नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको ईरान की हिस्ट्री पर कुछ बात करूंगा। एक तो ईरान वो देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। दूसरा, ईरान इतना दौलतमंद है कि कोई दूसरा देश, जो 57 देश मुस्लिम देश हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा दौलतमंद देश ईरान है। सबसे बड़ी बात एक जो अभी हुई है वो ये है कि उसने जो सारा मुस्लिम जगत है, शिया और सुन्नी का जो भेद है, उसके तहत जो कार्रवाई की है, जो एकता सामने लेकर के आया है, वो बहुत ही गजब की है। और इसी के तहत अमेरिका उसकी इस पहल से सहम गया है और 4 अक्टूबर से आज करीब 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए, 20-21वां दिन है। 4 अक्टूबर को उसने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद अब तक कोई सिर नहीं उठा पाया। इजराइल के पीछे इतना बड़ा देश अमेरिका होते हुए भी वो ईरान के तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख रहा है। हालांकि आज से करीब 40-45 वर्ष पहले अयतुल्ला खोमेनी साहब थे, वहाँ पर ये कहा गया था कि ये अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि ये देश बहुत ही खतरनाक इरादे वाला देश है, इसको हम किसी भी सूरत में ताकतवर नहीं होने देंगे। और इसी के साथ तब से लेकर अब तक प्रतिबंधों की झड़ी ईरान के ऊपर लगाई जाती रही है और आज भी लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस सारी चीज़ों से आज उठ कर के ईरान बहुत आगे निकल चुका है। 4 अक्टूबर इसका ज़बरदस्त मिसाल है कि उसने इजराइल जैसे उस देश को हिलाकर रख दिया जो ये कहता है कि उसका एयर सिस्टम सबसे मजबूत है दुनिया में। जो चीज़ उसके पास है वो किसी भी कंट्री के पास नहीं है। उसने 180 से 200 के बीच जो मिसाइलें छोड़ी थी 4 अक्टूबर को, उसमें इजराइल का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था। अभी तक तो इजराइल ने ये बात नहीं कही कि उसके कितने सैनिक मारे गए, लेकिन आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये ताज़ा खबर आई है कि अब तक इजराइल में लगभग 950 से भी ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। ये हम अपना आंकड़ा पेश नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिकी अखबारों में छपी खबर के हवाले से आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि उसकी खबरें ईरान तो छाप सकता है, बाकी तो वहाँ पर जो भी पत्रकार हैं वो उसके पिट्ठू बन कर के काम कर रहे हैं और जो उसकी विज्ञप्ति आती है इजराइल की सेना की तरफ से वही बस प्रसारित किया जाता है और उसमें लंबी ऊंची आवाज़ें बात करके जाने क्या क्या इजराइल के कसीदे काढ़े जाते हैं। तो ये चीज़ हम आपको ये बताना चाहते थे कि ईरान अब बहुत ताकतवर हो गया है और उसने जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एटम बम होती है वो बनाकर तैयार कर लिया है। अमेरिका इसी वजह से उससे अब 2 हाथ करने की सोच भी नहीं रहा है। ईरान की वर्तमान सरकार ने एक ऐसा भेद मिटा करके सबके सामने अपना वजूद पेश कर दिया है। पहली बात तो हमास और हिजबुल्लाह की तरफदारी लेते हुए उसने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद उसने ये ऐलान किया सारे मुस्लिम कंट्रीज से। आपको मालूम है कि 57 देश हैं इस समय टोटल मुस्लिम बाहुल्य पूरी दुनिया में। उन सारे मुस्लिम बाहुल्य जो देश हैं उनको अपील की कि आप हिंदू मुस्लिम शिया और सुन्नी के चक्कर में पड़ते रहे तो आप एक दिन ख़त्म हो जाओगे। और इस समय जो वर्तमान लीडर हैं वहाँ के, उनकी बात को लोगों ने सुना। यूएई जो अमेरिका का एक तरह से पूरा बर्दाश्त प्राप्त है उसे, अमेरिका वहाँ से पूरा अपनी जो सियासत चलाता है, वहाँ के बाज़ार के ज़रिए सारा पैसा खड़ा करता है और यहाँ से तेल खरीदता है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। उनकी वजह से वो उसके अपने रिश्ते मधुर हैं। उस रिश्तेदार ने भी अब तो अमेरिका का साथ छोड़ दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि यदि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर हम बैठने वाले नहीं हैं। ये सबसे बड़ी एक जो बात जो आई है ईरान की तरफ से, उसने ये सारी गोलबंदी कर दी है
ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए काफ़ी है। दूसरी बात, आपको मैंने कल के एक वीडियो में बताया था कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें ईरान ने कुछ नहीं किया। ईरान पर जो हमले की तैयारी चल रही है अमेरिका के माध्यम से, इजराइल के जरिए, उस पर सारा जो ब्रिक का जितने भी संगठन देश हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि यदि किसी ने ईरान की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यही वजह है कि ब्रिक एक बड़ा संगठन बन के उभरा है, क्योंकि वहाँ पर चाइना, रसिया, भारत, आपका टर्की, दक्षिण अफ्रीका और तमाम देश हैं जो उसके सदस्य हैं, सभी ने एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया कि ये जो हिंसा हो रही है, जो वर्ग भेद अपनाया जा रहा है, मुसलमानों को मारने की बात की जा रही है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये हत्याकांड हो रहे हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैं समझता हूँ ये चीज़ें और भी मैं क्लियर कर दूँ कि इजराइल की तरफ से इस ब्रिक्स सम्मेलन के बाद से दोहा में एक व्यक्ति हैं जो ऊंचे ओहदे पर हैं इजराइल के, और वो ये प्रस्ताव लेकर के गए हैं कि युद्ध विराम कैसे किया जा सकता है। उसमें दो लोग से मतलब दो देशों के जरिए बात हो रही है। एक तो इजिप्ट है, दूसरा कतर के जरिए ये बात तय की जा रही है कि हमास के साथ युद्ध विराम कर दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर इजराइल में हो सकता है कि पब्लिक सड़कों पर आ जाए और बेंजामिन नेतन्याहू को गद्दी से नीचे उतार कर फेंक दे। तो ये सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ कब तक हो पाएगी नहीं हो पाएगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो मिस्र है और कतर है वो किसी न किसी रूप में अमेरिका की वर्द हस्ती से खुद को अपनी जामा पहनाए हुए है। उसकी बातें, बहुत सारी बातें मानता है। मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद भी वो अमेरिका परस्त है। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब बात आती है, बार बार अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए कहा जाता है कि ईरान पर हमले की तैयारी चल रही है। ये हमले की तैयारी कहाँ चल रही है कुछ पता नहीं। आज करीब मैं समझता हूँ कि 21-22 दिन हो गए, अभी तक तो उसने कोई अपना जलवा दिखाया नहीं है। अभी मैं समझता हूँ आज और कल के बीच में लेबनान का जो हिजबुल्ला है उसने 60 मिसाइलें कल छोड़ी थी, 100 मिसाइलें आज छोड़ी हैं। इस तरह से करीब 150 पौने 200 मिसाइल छोड़ करके वहाँ के कई इलाकों को तबाह कर दिया है। हालांकि इजराइल की जो कमांड है बड़ी नेताओं की और सेना की, उसका कहना है कि हमारा झगड़ा से लेबनान सरकार से बिल्कुल नहीं है, हमारा झगड़ा तो हिजबुल्लाह से है। लेकिन इस बात का लेबनान सरकार ने खंडन कर दिया है, क्योंकि उसके करीब 5 सैनिक इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं अभी। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा था उनको आप देखिए, सुनिए। और ईरान की मैं हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, तो वो देखिए। मैं आपको एक पुरानी बात सुनाता हूँ। आप जानते होंगे जिम्मी कार्टर का नाम आपने सुना होगा। आप नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिम्मी कार्टर। वो उस दौरान अपने जब दौरे होते थे तो वो बोला करते थे कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक सऊदी अरबिया और दूसरा ईरान। चूँकि वहाँ से उनको भारी मात्रा में तेल मिलता था और वो उनको पैसा देते थे, तो वो इस तरह से था कि वो उनको एक बच्चे के रूप में मानते थे और उनको कोई खतरा ना हो, इस तरह की अपनी वहाँ पर एक सीक्रेट व्यवस्था भी बना के रखते थे कि कोई दिक्कत ना हो जाए किसी को। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तब वो इन दोनों देशों को बच्चा मानते थे। आज मैं समझता हूँ ईरान तो पूरी तरह से अमेरिका का दुश्मन हो चुका है। और ये बात पैदा कैसे हुई, जो अमेरिका का एक बच्चा था वो बगावत पर उतरा है, ये बात तब से शुरू हुई है जब 1989 में 8-9 में अयतुल्ला खौमेनी उस समय थे, वहाँ के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं वो थे। और इधर गजा में
उस समय भी झगड़ा चल रहा था। तो उस समय उन्होंने, चूँकि वो अमेरिका से इजराइल को समर्थन मिलता था, तो अयतुल्ला खोमेनी ने साफ साफ कह दिया था कि अमेरिका एक शैतान है। और तब से लेकर के अब तक वो शैतान वाली जो कहावत है पूरी तरह से कही जा रही है, और ईरान इसी मुद्दे पर उसको मानता चला रहा है। अमेरिका भी उसी बात को लेकर के दुश्मनी पाले हुए है। आपको मालूम है कि ईरान का आना जाना उसी समय से बंद है। अमेरिका कोई वहाँ का आदमी कोई अमेरिका नहीं जाता आता, और अब तो पूरी तरह से वो अब सक्षम भी हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, इसलिए उसे अब किसी की परवाह नहीं है। अभी तक ये प्रतिबंध लगाए हुए थे अमेरिका ने कि आप एटम बम नहीं बना सकते। आपको मालूम है कि इराक में जब सद्दाम हुसैन थे तो उनको किस तरह से मारा गया था, फांसी की सज़ा सरेआम दिलवाई गई थी। ये कहा गया था कि इराक में केमिकल वेपन्स हैं, और इस दोनों की रिपोर्ट इंग्लैंड और अमेरिका ने जारी करके सार्वजनिक की थी। लेकिन जब सद्दाम हुसैन मारे गए, तब उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो उस बात को भी बहुत दिन हो गए, और आज तक वहाँ पर केमिकल वेपन नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये इस तरह की झूठी खबरें फैला करके जो काम किया गया, वही काम वो ईरान के साथ अब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक बड़ा वर्ग ईरान के साथ मिलकर के खड़ा हो गया है। इस वजह से अब शायद अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं है। आपको मालूम है कि जब 1960 में अमेरिका ने यहाँ कब्जा किया हुआ था, आकर के कब्जा करने की कोशिश की थी, तब ये ऐलान किया था कि हम ईरान से मुसलमानों का वजूद मिटा देंगे और यहाँ पर जो अमेरिका के लोग हैं उन्हें ला करके बसा देंगे। ये उसकी पूरी कहानी पलट गई, और आज स्थिति आपको सारी कुछ मालूम है। क्योंकि उस समय अयतुल्ला खोमेनी के साथ जो गज़ा है उसको बचाने के लिए यासर अराफात साहब पूरी ताकत के साथ अकेले लड़ा करते थे। लेकिन अब उसकी कमान आमतौर पर बदलती रही। यासर अराफात के बाद बहुत सारे लोग आए। अभी भी 4-5 दिन पहले जब याहिया सिनवार की मौत हुई, उसके बावजूद भी जो गजा का कोई भी सैनिक है, कोई भी व्यक्ति है, वो हार मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह से ईरान भी अमेरिका को अपना पक्का दुश्मन समझता है। आपको मालूम होगा कि जब खोमैनी सत्ता में आए थे, उस समय उन्होंने देखिए जो इस्लामिक कानून होते हैं पूरे देश के हर नागरिक पर लागू कर दिए, और लोग उन्हें मानते थे। उनके जो देश के कानून थे उन्हें माना जाता था, और उनका एक ही फैसला था कि जो अमेरिकी जो यहाँ पर स्मृतियाँ हैं उनको मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा। और वो जब तक रहे तब तक उन्होंने अमेरिका का एक भी नामो निशान ईरान के अंदर नहीं रहने दिया। देखिए आज की स्थिति कितनी ज़बरदस्त है। उस समय में और इस समय में आज ईरान की जो महिलाएं हैं आगे आकर के अपने जेवरों की जो पूरी की पोटली है सरकार को भेंट कर रही है, और कह रही है पूरी तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक जो महिला है इजराइल की, वो शस्त्र नहीं उठाने की वो चला रही है, मुहिम चला रही है। उसमें ये कहा था कि जब हमारे पास पिछले 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, तब हमने खुद आकर के कहा था कि हम सेना में आने के लिए तैयार, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। आज वो महिला कह रही है कि 1 साल हमने लड़ाई लड़ ली, लेकिन हमारे पास क्या मिला? चूँकि हमारे जितने भी यहाँ से बंधक बना करके ले जाए गए तो उनमें से तो एक भी नहीं आया। तो ये बहुत सी एक चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। ईरान बहुत ही मजबूत स्थिति में इस समय। एक बात और रह गई, मैं आपको बता दूं, जो जॉर्ज बुश था बड़ा वाला, उसने जब वो शासन में था तब उसने एक बार ये कहा था कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया में अशांति फैलाने के लिए है, वो कभी शांति नहीं रहने देगा। इस तरह की बयानबाजी बुश किया करता था। और इसी तरह से मैंने जब अभी पिछली 2 मिनट पहले ये बताया कि इराक को वेपन्स के मामले में जो बदनाम किया गया कि वो केमिकल वेपन्स बना लिए उसने, जो गैस होती है, गैस चैम्बर है उनके पास। ये सारी चीज़ें झूठ फैलाना अमेरिका का काम है, और उसने उस झूठ के जरिए कई देशों को मात देने की कोशिश की है।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईरान काफ़ी ताकतवर है और माला माल वाला देश भी है, माल वाला देश। लेकिन ईरान से भी ज़्यादा मालो माल वाले देश हैं। उनके पास बहुत सारी दौलत है, तमाम चीज़ें, चूँकि वहाँ जो तेल का खजाना है उससे वो काफ़ी दौलत कमा रहे हैं। लेकिन ईरान जैसा जज्बा उन देशों में नहीं है, ये देखने में आता है। आप जनरल, आप मेरे दर्शक होकर के भी आप बात करेंगे तो जैसे यूएई है, बहुत पैसा है उसके पास, ईरान से भी ज़्यादा पैसा है, लेकिन मुसलमानों को एक करने के लिए, मुसलमानों की बातें उठाने के लिए उसके पास कोई जज्बा नहीं है। तो ये हम भी फील करते हैं। और ये बात बुश ने तभी कही थी कि जितना मुखर होकर के ईरान इस्लाम को लेकर के ईरान मुखर होता है, उतना कोई भी देश मुखर नहीं होता। तो ये बात उसकी भी सच थी। और इसी के बलबूते पर ये जो अभी पिछले इसी महीने के शुरुआत में जो ईरान ने कर दिखाया है, उससे पूरा जो मुस्लिम समाज है उसमें एक ज़बरदस्त एकता सामने बन कर के उभरी है। अमेरिका ये भी सोचता है कि जो गाज़ा में 1 साल से युद्ध लड़ा जा रहा है, गाज़ा में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस युद्ध को लड़ सके। लेकिन ये जो जितने भी आसपास के जो देश हैं पूरी तरह से गाज़ा की मदद कर रहे हैं और उस मदद के बलबूते पर ही ये सारा कुछ हो रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी पिछले शायद 1-2 महीने पहले तमाम मुस्लिम देशों के जहाज़ गए थे, हमारे इंडिया से भी मदद गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं गई थी। और वहाँ पर इजिप्ट में वो मदद रोक ली गई थी, भीतर जहाज़ नहीं जाने दिए थे। यूनाइटेड नेशन ने तब भी अपनी बात कही थी, तब जा कर के मुश्किल से लोगों को खाना पीना, बिस्कुट वगैरह, जो पैकेट्स वगैरह होते हैं भोजन के, वो दिए गए थे। ये देखिए, बात सर्वविदित है कि, और हम भी जानते हैं, शायद मेरे दर्शक भी ये बात जानते होंगे कि ये सारा मुस्लिम जगत एक हो जाएगा तो इजराइल में पैदल जाकर के उसकी जो रज मिट्टी है उसको इस तक को नहीं छोड़ेंगे। वो उनकी एक रज भी हाथ में नहीं आएगी। इजराइल के लिए ये सारा मुस्लिम जगत एक हो जाएगा। लेकिन वो इस समय तटस्थ है और तटस्थ होकर के मदद भेज रहा है। ये बात है जिससे कि कोई सारी जो एकजुटता चारों तरफ दिखाई दे रही है वो ना हो। आपको मालूम है कि एक ये धमकी भी है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ की जो ईंधन है, तेल है, गैस है, उसको वो दूसरे जो पश्चिम के देश हैं उनको नहीं भेजेगा तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो खड़े रह जाएंगे, उनका विकास रुक जाएगा, ठंड में मर जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन भी इस मुद्दे पर तटस्थ ही रहेगी। और फ्रांस ने तो बाकायदा कह ही दिया था कि हम इजराइल को अब हथियार नहीं देंगे। अब मैं आपको एक इजरायली पत्रकार के लेख के बारे में चर्चा करता हूँ। मैंने एक लेख पढ़ा था तो उसमें ये बात क्लियर की थी उसने कि हम अभी छोटा देश है लेकिन हम ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, और वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पूरा सऊदी अरबिया तक, उन्होंने कहा था। इस जॉर्डन तो है ही, ये आपका जो इजिप्ट है उसका भी तमाम हिस्सा, और वहाँ तक टर्की तक, जितना सीरिया पर, कुछ सीरिया के हिस्से पर तो अभी कब्जा है, लेबनान, ईरान, इराक, ये सारे देश जब तक हमारे अंडर में नहीं आ जाएंगे, हम कब्जा नहीं कर लेंगे इन देशों में, तब तक हमारी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये कितनी बड़ी बात उसने, पत्रकार ने लिखी है। ऐसा नहीं है, वो भी जनता की आवाज़ उठाता होगा। उसने इजराइल की जो भावनाएं हैं या उसकी सोच है वो उसने प्रदर्शित की अपने लेख में। इजराइल के उस लेखक के उस लेख में ये तक बात थी कि हम केवल यरूशलेम तक नहीं रह सकते, हमें तो मक्का मदीना पर भी कब्जा करना है। अब आप सोचिए कि जब मक्का मदीना पर कब्जा होगा तो मैं समझता हूँ वो भारत तक पैर फैलाने की कोशिश करेगा, अफ़गानिस्तान और आपका पाकिस्तान तक आने की कोशिश करेगा, वो कश्मीर के मुसलमानों की बात उठा सकता है। ये बात हमको भी सोचनी चाहिए। खैर, आपको मैंने ये वीडियो बनाकर जारी किया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं और अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उन तक ये बातें पहुंचाएं जिससे उनकी समझ में कोई बात आए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी यादव।